Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 7 सितंबर 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को उस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के रेफरेंस में आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो बैंक्स हैं इनको सुपरवाइज और रेगुलेट किया जाता है लोकल बोर्ड्स के थ्रू, जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी जो हमारी राज्य सरकार है वो सेटअप करती है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है ये जो बैंक्स हैं ये इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों को ही इशू कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि इन बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में लेकर आया गया अमेंडमेंट करके, और वो अमेंडमेंट हुआ था 1966 में। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर A1 ओनली, B2 एंड 3 ओनली, C1 एंड 3 ओनली, या फिर D तीनों के तीनों सही हैं। इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों वैसे तो कल मैंने आपको भारत वर्सेस इंडिया वाली जो ये कंट्रोवर्सी है ये पूरी की पूरी समझा दी थी, एग्जैक्टली क्या क्या आजकल न्यूज़ में चल रहा है। अभी 2 दिन पहले क्या होता है कि G20 समिट अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है और G20 समिट जल्दी शुरू होने वाला है। तो इस समिट के जो लीडर्स हैं उनको हमारे प्रेसिडेंट ने इन्वाइट किया, और जब प्रेसिडेंट इन्विटेशन लेटर देते हैं, इन्वाइट करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा से अभी तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ करता था। बट पहली बार अभी क्या हुआ कि उस लेटर के अंदर में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ नज़र आया। तो डिनर में जब सबको बुलाया गया, डिनर के जो इनविटेशन है बेसिकली उस इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। और इस ऐसे ही यहाँ पर आपने एक प्राइम मिनिस्टर वाला लेटर भी देखा होगा जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है, जबकि लंबे समय से वो सब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा करते थे। तो हुआ क्या है, पहली बार बेसिकली यहाँ पर जो ये वर्ड है भारत, इसका इस प्रकार से यूज़ हुआ, जिसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं होने लगी। इवन ये जो न्यूज़ है वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच चुकी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी सरकार ने एक स्पेशल सेशन बुला रखा है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन बैठने वाला है, और कब से कब तक, 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। तो इस स्पेशल सेशन में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया का जो नाम है वो बदलकर भारत कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे आज हम दोनों ही वर्ड का यूज़ करते हैं, हमारा संविधान इवन आर्टिकल नंबर 1 इंडिया दैट इज़ भारत करके बात करता है। तो इंडिया और भारत दोनों ही वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब बात आ रही है दोनों वर्ड्स में से एक ही वर्ड की यूज़ करने की, तो इस प्रकार से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि सरकार भारत का जो नाम है, बेसिकली अभी यहाँ पे हम लोग जैसे इंडिया बोलते हैं, तो इंडिया जो वर्ड है इसको हटाकर केवल और केवल भारत का ही यूज़ किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे कई सारे जो प्रेडिक्शंस हैं वो किए गए हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या डिस्कशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कशन ये कर रहे हैं, ये जो मैटर है ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई बार पहुँच चुका है, और सुप्रीम कोर्ट की साइड से क्या रिस्पॉन्स आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ कि देखो इसको लेकर जो ये आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं ना कि जो स्पेशल सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्पेशल सेशन आने वाला इतना इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मैटर एक बार 2016 में, एक बार 2020 में भी जा चुका है। अगर मैं आपको 2016 वाला जो ये केस है इसके बारे में बताऊं तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया था, यानी जब पिटीशन डाला गया था, तो उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, और खारिज करते हुए ये बोला इंडिया या भारत जो मन है बोलो, क्या परेशानी है भाई। इंडिया और भारत संविधान में आर्टिकल नंबर 1 के अंदर में ये दोनों ही वर्ड्स तो यूज़ करे गए,
तो आप कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, आप इंडिया भी यूज़ कर सकते हो, भारत भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, इसको देखते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पिटीशन है इसको खारिज कर दिया था 2016 में, और ऐसे ही फिर 2020 में फिर से एक केस पहुंचा, यानी फिर से यहाँ पर पिटीशन फाइल किया गया। उसमें यहाँ पे उस पिटीशन में मांग ये थी कि हम लोग जो इंडिया इंडिया बोलते हैं ना, ये वर्ड हटा देना चाहिए। अंग्रेज़ों के थ्रू दिया गया ये जो वर्ड है इंडिया, इसकी जगह भारत या हिंदुस्तान यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा हमको रिप्रेजेंट करेगा, वो ज़्यादा हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, हमारे ज़्यादा हिस्टोरिकल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इंडिया वर्ड कहीं से कहीं तक हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार का पिटीशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 2020 में भी डाला गया था, जिसको अगेन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और बोला कि देखो दोनों ही वर्ड्स हैं, आप दोनों वर्ड्स में कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, इसका कोई सेंस नहीं बनता कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर पिटीशन डालो। हाँ, और बात ये रही कि आप इंडिया और भारत में से कोई एक वर्ड चूज़ करना चाहते हो, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने हमारी केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दी। उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ये बात हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर हम यहाँ पे मैटर छोड़ लें, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, यानी पार्लियामेंट के ऊपर ये मैटर छोड़ दिया गया, पार्लियामेंट इसको डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे दोनों में से किसी एक वर्ड को चूज़ करना भी हो तो कहीं ना कहीं आपको पता है संविधान के अंदर में संशोधन करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वो अमेंडमेंट आपको पता ना आर्टिकल 368 के तहत फिर करना पड़ेगा। उसमें यहाँ पर कम से कम 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, फिर 50% जो हमारे स्टेट्स होते हैं उन राज्यों का कंसेंट चाहिए, उनका भी अप्रूवल चाहिए, उसके बाद जाके ये सारा काम हो पाएगा। इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर ये अमेंडमेंट करना भी, लेकिन अमेंडमेंट करने के साथ साथ हज़ारों करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, उसके बाद जाके यहाँ पर जो ये नाम है वो एग्जैक्ट चेंज हो पाएगा। तो 2020 में उस समय पर हमारे जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे एस ए बोबडे साहब, इन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि देखो ये हम लोग बात छोड़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, हमने ये मैटर यूनियन गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिया है, हम इसमें कुछ भी नहीं बोलने वाले, यानी सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, वी विल नॉट इंटरफेयर। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। इसी वजह से क्या है, सबकी नज़रें पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन के ऊपर है, क्योंकि ये मैटर में सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आप अपने हिसाब से देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया, स्पेशली पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया। इसी वजह से 18 सितंबर का जो है लोगों को इंतज़ार, 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच में जो ये स्पेशल सेशन चलेगा, पॉसिबिलिटी है कि जो ये नेम है उसको चेंज कर दिया जाए। और दोस्तों ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कई सारी कंट्रीज़ हैं जिनका जो नाम है वो ऑलरेडी वो बदल चुकी हैं। फॉर एग्जांपल 2019 में बर्मा, ठीक है, बर्मा बेसिकली म्यांमार को बोला जाता था, म्यांमार ने अपना जो प्रीवियस नाम है म्यांमार वापस से रखा, ठीक है, यानी कि जो बर्मा है बर्मा से बदलकर इसने म्यांमार किया। ऐसे यहाँ पर कई सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे श्रीलंका को सीलोन बोलते थे, सीलोन से बदलकर श्रीलंका इन्होंने वापस से अपना नाम यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट किया। ईरान को पर्शिया, पर्शिया से ईरान ये वापस हुआ, ठीक है। थाईलैंड को सियाम बोलते थे, उसके बाद यहाँ पर ये थाईलैंड बना 1939 के अंदर में। इसी प्रकार चाहे वो बोत्सवाना, चाहे वो घाना हो, चाहे वो जॉर्डन हो, कई सारी कंट्रीज़ है जो कि ऑलरेडी अपना जो नाम है वो पहले चेंज कर चुकी हैं। अब सवाल के ऊपर एक ना सरकार के ऊपर क्वेश्चन और उठ रहा है कि सरकार इस तरीके से नाम बदल चुकी है, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया, तो क्या ये इलीगल नहीं है, क्या ये अवैध नहीं है? तो इसको लेकर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं उनका कहना यह है कि ये कोई भी इलीगल काम नहीं है, अवैध नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान खुद दोनों ही वर्ड्स का यूज़ करने की इजाज़त देता है। तो कहीं ना कहीं आप चाहे इंडिया वर्ड यूज़ करो, चाहे भारत यूज़ करो, दोनों यहाँ पर एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 1 के अंदर में इसके बारे में मेंशन किया गया है। लेकिन अगर आने वाले समय पर, वैसे हम देख रहे हैं अभी 18 सितंबर से जब ये स्पेशल सेशन स्टार्ट होगा, तो ये ज़रूर देखा जाएगा कि नाम बदलता है या नहीं। और अगर एग्जैक्टली भारत कर दिया जाएगा तो इससे कई सारी चीज़ों के नाम बदलते हुए नज़र आएंगे, बहुत सारी चीज़ों के नाम बदलने होंगे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सबसे पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या बोलेंगे? कई सारी जो ये जो वर्ड है इंडिया, वो कई सारी जगह पर यूज़ हो रहा है, स्पेशली यहाँ पर आपने पता होगा BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ठीक है, IITs हो गए, उसके अलावा यहाँ पे ऐसे और भी हो गए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो ये सारे यहाँ पर कह सकते हो कहीं ना कहीं इनका जो नाम है उसमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस करने पड़ेंगे, स्पेशली इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन से संबंधित कई सारे ग्रुप्स भी जाने जाते हैं, उनका क्या होगा, है ना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि स्पेशली अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन ओशन की, तो इंडियन ओशन में एक स्पेशलिटी है, पता है, यहाँ पे जो बड़े बड़े समुद्र आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो अटलांटिक ओशन हो, पैसिफिक ओशन हो, ये सारे ओशंस हो, इन सब में सबसे खास जो है वो इंडियन ओशन है। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि इंडियन ओशन एक लौता समुद्र है जो किसी देश के नाम के ऊपर रखा गया है। ये बात मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ।
सबसे बड़ी स्पेशलिटी यह है कि इसका नाम इंडियन ओशन में, सबसे खास बात यह है कि ये किसी कंट्री के ऊपर रखा गया है। बाकी सारे ओशंस को अगर आप देखोगे, जो बड़े ओशंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो किसी कंट्री के ऊपर नहीं रखा गया है। उसका क्या होगा, समझ गए? तो ये यहाँ पर देखते हैं फिलहाल, अगर बदलाव होता है तो किस तरीके से होगा, वो सब आगे जो न्यूज़ है वो पता चलेगी। फिलहाल अभी जो आर्टिकल्स है वो पब्लिश हो रहे हैं। आज के न्यूज़पेपर में 8 से 10 आर्टिकल्स है इंडिया भारत को लेकर, इसके हिस्ट्री को लेकर, स्पेशली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है इसको लेकर। तो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में बीच में नहीं आया है और ना ही आएगा, तो इस वजह से ये चीज़ें पार्लियामेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती हैं। आगे आते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे फ्रंट पेज पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उससे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। दोस्तों अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने के लिए। आर्टिकल भले ही छोटा है, लेकिन पेज नंबर 12 पर देखोगे तो एक लेंथीएस्ट आर्टिकल दिया हुआ है इसी टॉपिक को लेकर। आज हमारे पीएम मोदी ने भी G20 को लेकर एक स्पेशल जो आर्टिकल है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। फिलहाल इस वाले आर्टिकल को आप देखते हो तो यहाँ पे बात की जा रही है आसियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी कह सकते हो। इंडिया का जो रिलेशन है आसियान के साथ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है और लंबे समय से काफ़ी इंप्रूव भी हुआ है। ठीक है, तो पीएम मोदी ने खुद मेंशन कर रखा है कि जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है ये भी आपको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो इस पॉलिसी का जो एक मेन स्तंभ है, मेन जो पिलर है, वो यहाँ पे आसियान आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? अब इतनी चर्चा आसियान की क्यों हो रही है? क्योंकि अभी G20 समिट से पहले यहाँ पे आसियान की मीटिंग होनी है और पीएम मोदी ऑलरेडी यहाँ पर वेडनेसडे में यानी कल के दिन निकल चुके हैं इंडिया से इंडोनेशिया पहुँचने के लिए, क्योंकि इंडोनेशिया में ये आसियान की मीटिंग होने वाली है। ये 20th आसियान का मीटिंग है। ये आसियान इंडिया समिट है। स्पेशली आसियान के टोटल 10-11 देश वो हो जाएंगे और इधर से इंडिया होगा, तो ये इन सब की डिस्कशन चलेंगे। ये 20th आसियान समिट है, उसके साथ साथ अभी 18th कौन सी 18वीं ईस्ट एशिया समिट को भी अटेंड करेंगे ये। तो 2 समिट्स लगातार हैं। इन दोनों समिट को अटेंड करने के बाद में ये सीधा यहाँ पर इंडिया लौटेंगे G20 समिट को अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो आसियान समिट में तो केवल वो आसियान वाले देश और भारत रहेगा, जबकि ईस्ट एशिया समिट में आपको पता होगा कि ये आसियान कंट्रीज़ तो होंगी, इंडिया भी होगा, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया और यूएस जैसी कंट्रीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो काफ़ी सारे डिस्कशंस यहाँ पे चलने वाले हैं। तो आज का महीना, इस बार का जो ये वाला महीना सितंबर का, ये मीटिंग्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है। देखो दोस्तों, ये जो पॉलिसी है इसका अनाउंसमेंट नवंबर 2014 में किया गया था और कहीं ना कहीं जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, हमारी पुरानी वाली पॉलिसी है, इसी पॉलिसी को अपग्रेड किया गया। इसी के अंदर में यहाँ पर कुछ चेंजेस करके नया एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया गया और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इनिशिएटिव है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका मेन मकसद है कि आसियान कंट्रीज़ के साथ में भारत के जो रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, कल्चरल रिलेशंस है, इसको और ज़्यादा इंप्रूव किया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है, यहाँ पे लगातार इस पॉलिसी का मेन मकसद है कि इंडिया का जो एंगेजमेंट है, जो दोस्ती है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में, स्पेशली कनेक्टिविटी के फील्ड में, ट्रेड के फील्ड में, कल्चर, डिफेंस, पीपल टू पीपल टाइज हो गए, इन सब के फील्ड्स में यहाँ पर थोड़े और ज़्यादा इंप्रूव हो सके, इनकी संबंध और ज़्यादा यहाँ पे मजबूत हो सके, ये मेन फोकस है यहाँ पर इस पॉलिसी का। इस पॉलिसी का मेन मकसद क्या है? दोनों के बीच में इकोनॉमिक के बेसिस पर कोऑपरेशन करवाया जाए, कल्चरल टाइज को इंप्रूव किया जाए, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाए। ठीक है, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, आपको पता होगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात कर रहा हूँ, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये सारे स्टेट्स जहाँ पर हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ये बेसिकली एक गेटवे है जो कि साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट करना ये भी हमारा मेजर फोकस है। अगर मैं आपको एक मैप दिखाऊँ तो दोस्तों इससे बढ़िया कोई मैप नहीं होगा। यहाँ पर आप इस देख पा रहे होंगे, एक सेकंड रुको, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पर बेस्ट है। इधर आपको यहाँ पे चाइना नज़र आएगा, इधर इंडिया दिख रहा होगा। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कौन सी हैं? ये 10 आसियान कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? तो ये है हमारी आसियान कंट्रीज़। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। जब भी आप मैप पढ़ते हो तो डायरेक्शंस ज़रूर पढ़ा करो। ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया हमारा वेस्ट और इधर हो गया हमारा ईस्ट। समझ गए? और इसको फर्दर डिवाइड कर दें तो कैसे होगा? इस तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। भाई ये वाला जो रीजन है क्या कहलाएगा? ये साउथ ईस्ट कहलाएगा। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये साउथ वेस्ट कहलाएगा। और हम लोग किसकी बात करें? साउथ ईस्ट की। अगर आप लोग इंडिया से साउथ ईस्ट वाला रीजन देखोगे तो कौन सा हो गया? ऑब्वियस ही बात है, ये वाला हो गया। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन जो कंट्रीज़ हैं यही हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कहलाती हैं। और इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में स्पेशली आसियान के अंदर में टोटल ये 10 देश हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पर जो तिमोर लेस्टे है इसको भी ऐड किया गया, तो 11 हैं। तो लेकिन ये जो आसियान कंट्रीज़ है कौन कौन सी हैं? यहाँ पर लाओस, थाईलैंड,
कैम्बोडिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये कुछ कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर तिमोर लिस्ट से भी आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? तो ये सभी देश हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। लेकिन यहीं पर आपको एक बात और नज़र आएगी, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन का भारत के साथ में कनेक्टिविटी है क्या कोई? देखो यहाँ से तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि बीच में हमारा समुद्र है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशन है, ये अरेबियन सी है ना? समझ गए? लेकिन आप देख पा रहे होंगे, अगर हमारी कनेक्टिविटी इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में है तो वो केवल और केवल भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन की वजह से। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ये वाली बाउंड्री आप देख पा रहे होंगे, बाउंड्री म्यांमार से लगती है, ठीक है। फिर म्यांमार आगे फर्दर बाउंड्री शेयर करता है बाकी कंट्रीज से, थाईलैंड से, फिर कंबोडिया से यहाँ पर थाईलैंड बाउंड्री को शेयर करता है। इस प्रकार से बाकी कंट्रीज आपस की जुड़ी हुई हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? तो इस वजह से इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में भारत अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर रहा है लगातार, ताकि इस वाले पर्टिकुलर एरिया में भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि आज के समय पर ये एरिया थोड़ा डेवलपमेंट से पीछे है। दूसरा, इन सभी कंट्रीज़ के साथ में हम अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकें। तीसरा, जो चाइना का अग्रेशन है इस पूरे के पूरे रीजन में, उस चाइना के अग्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। जब ये सारे के सारे देश साथ में आ जाएंगे, इनके संबंध साथ में जुड़े हो जाएंगे। और इसमें यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया को और ऐड कर लो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो इस बेसिस पर ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर इसमें सपोर्ट करता है। ऐसे आप कह सकते हो इन कंट्रीज़ का जो अपना इंटीग्रेशन है, इकोनॉमिक कॉपरेशन, उसके ऊपर ये मेजर फोकस कर रहे हैं। इसमें आप जापान को भी ऐड कर सकते हो। समझ गए? तो भारत का यहाँ पर जो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, समझ रहे होगे ये क्यों रखा गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी? क्योंकि यहाँ पर ये इंडिया है। इंडिया से आप ईस्टर्न साइड में देखोगे तो ईस्टर्न साइड में यहाँ पर ये कंट्रीज़ हैं। हमारा मेन मकसद है कि यहाँ पर इन ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस को इम्प्रूव करना, इन ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में अपने जो संबंध हैं हर एक सेक्टर में, इकोनॉमी के मामले में, कल्चर के मामले में, उसको और ज़्यादा मजबूत करना। ठीक है? तो ये है हमारा यहाँ पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्लियर? जो कि पहले लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जानती थी, अब लुक ईस्ट पॉलिसी को ही हम लोगों ने क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया। लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी, इसका भी मेन मकसद यही था कि खासकर कोल्ड वॉर के बाद में, जो कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 में, उसके बाद में यहाँ पर इंडिया यूएसए और यूएसए के साथ साथ यूएसए के जो पड़ोसी देश नहीं कह सकते, यूएसए के जो सगे दोस्त थे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में, उनके साथ में रिलेशंस को इम्प्रूव करना, ये हमारा मेन मकसद था। इवन इसी के बेसिस पर जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के पीवी नरसिम्हा राव जी ने ही लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया था 1992 में, ताकि इंडिया का जो संबंध है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में उसको और मजबूत कर सकें। जो चाइना का अग्रेशन है, चाइना का यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसकी जो लगातार आदत है ना कि अपना इन्फ्लुएंस फैलाना, उस चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए कदम उठाया गया था। सवाल यहाँ पर यह है कि मतलब लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट दोनों एक हैं? नहीं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लुक ईस्ट पॉलिसी स्पेशल फोकस करती है आसियान कंट्रीज़ के ऊपर। आसियान कंट्रीज़ कौन से, वो मैंने आपको बता दिया। और आसियान कंट्रीज़ के साथ में हमारा इकोनॉमिक बेसिस पर इंटीग्रेशन हो सके, इसके ऊपर फोकस करती है। और इंडिया दोस्तों आसियान का एक डायलॉग पार्टनर बना था 1996 में। 1996 में हम हिस्सा बने आसियान का, लेकिन उस समय पर हम इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं थे। ठीक है, मतलब हिस्सा कहने का मतलब है एक पार्टनरशिप हमने करनी स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद दोनों के बीच में सम्मेलन होना स्टार्ट हुआ, समिट लेवल की पार्टनरशिप होनी स्टार्ट हुई। समिट लेवल की पार्टनरशिप 2002 में होनी स्टार्ट हुई। फिर 2012 में इन आसियान और इंडिया के जो रिलेशन है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल गए। ये 10-11 देशों के संबंध भारत के साथ में काफ़ी इंप्रूव हो गए, और तब से अब तक आप देखोगे ये इंप्रूवमेंट चल रहा है, संबंध बहुत मजबूत हैं। जब इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 को लॉन्च किया था, तब भारत का जो व्यापार था इन आसियान कंट्रीज़ के साथ में, वो दोस्तों केवल $2 बिलियन का था। और आज आप देख पाओगे 2010 में बीच में हम लोगों ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया था। उस एग्रीमेंट के बाद में इन आसियान देशों के साथ में भारत का जो व्यापार है वो $72 बिलियन का हो चुका था 2017-18 में। अभी तो हम 2023 में हैं, और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका होगा ये व्यापार। समझ गए? ये क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी लुक ईस्ट। अब एक्ट ईस्ट क्या है ये समझ लेते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी फोकस करती है आसियान कंट्रीज़ के ऊपर, लेकिन आसियान कंट्रीज़ के साथ साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के ऊपर भी फोकस करती है, और सिक्योरिटी कॉपरेशन के ऊपर भी। जबकि लुक ईस्ट केवल और केवल आसियान कंट्रीज़ और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस किया करती थी। ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसमें कई सारी और कंट्रीज़ ऐड हो जाएंगी, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज़ भी इसमें ऐड हो जाएंगी। समझ गए? तो जो हमारा एक्ट ईस्ट है ये लुक ईस्ट से इसलिए भी अलग है क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर में 4 इंपॉर्टेंट सी मैटर करते हैं।
अब 4 इंपॉर्टेंट सी मतलब कि सबसे पहला कल्चर के बेसिस पे इन कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस मेंटेन करना, कॉमर्स हो गया यानी व्यापार हो गया, कनेक्टिविटी हो गई और कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया। समझ गए, ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सिक्योरिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, क्योंकि चाइना का अग्रेशन साउथ चाइना सी में देखने को मिला, इंडियन ओशन में देखने को मिला। इस वजह से हम लोगों को यहाँ पर ये काम करना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। और भारत ने ये काम किया भी है, इन आसियान के कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस इंप्रूव करे हैं। जैसे भारत ने कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया है। आपने एक रेल लिंक का नाम सुना होगा, अगरतला और अखौरा रेल लिंक। ये जो रेलवे लाइन है ना, ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। उसके बाद यहाँ पे आपने कालादन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। ये एक ट्राइलेटरल हाईवे इसके साथ साथ एक ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा। ये बेसिकली यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट को यानी भारत के नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ने का काम करती है। तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर इनके साथ में कनेक्टिविटी को लेकर वर्क कर रहे हैं, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। समझ गए। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा आसियान कंट्रीज़ को लेकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर क्या मैटर है वो मैंने आपको समझाया, इनके साथ में रिलेशंस कैसा है वो मैंने आपको समझाया। तो आसियान की मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में इंडिया प्रेजेंट होने वाला है। उसके साथ साथ आसियान के अलावा एक दूसरी मीटिंग कौन सी होगी, ईस्ट एशिया समिट की। तो आपने क्या करना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ईस्ट एशिया समिट के बारे में भी जानना है। इस पूरे सम्मेलन को 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें कई सारी कंट्रीज़ आपस में मिलकर मीटिंग करती हैं। 18 ग्रुप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि मतलब 18 रीजनल लीडर्स जो हैं आते हैं, इनका डिस्कशन चलता है। ये जो ईस्ट एशिया ग्रुप का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहली बार 1991 में प्रमोट किया गया था। उस समय के मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे महाथिर बिन मोहम्मद, इन्होंने यहाँ पर ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको रखा था। तो ईस्ट एशिया समिट के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके ऊपर ये हमेशा डिस्कशन करते हैं, जैसे एनवायरमेंट, इकोलॉजी हो गया, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, पेंडेमिक, डिजीज़, नेचुरल डिजास्टर, आसियान कनेक्टिविटी, इन सब के ऊपर यहाँ पर मेजर फोकस होता है। हमेशा जब भी डिस्कशन चलता है तो अभी भी ईस्ट एशिया समिट की जब डिस्कशन चलेगा तो यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ हैं इसके ऊपर ये फोकस करेंगे। नाउ ईस्ट एशिया समिट में कितने देश हैं, तो ध्यान रखना 10 तो हो गई है आसियान कंट्रीज़। सिंपल 10 कौन कौन सी हो गई आसियान कंट्री, जिसमें भी यहाँ पर तिमोर लेस्टे भी ऐड है, बस खाली इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा हो नहीं रही है। उसके साथ साथ 8 और कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जो बाकी 8 कंट्रीज़ हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और यूएसए। ये बाकी कंट्रीज़ हैं, ये सब मिलकर यहाँ पर मीटिंग करने वाली हैं, जो अभी ईस्ट आसियान समिट की मीटिंग होने वाली है। और ईस्ट आसियान समिट और इंडिया, इन दोनों का भी आपस में एक बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि ईस्ट एशिया समिट जो है ना, ये ईस्ट आसियान बोल रहा हूँ, ईस्ट एशिया समिट जो है इसका भारत एक फाउंडिंग मेंबर भी है। ईस्ट एशिया समिट बैंकॉक में नवंबर 2019 में जब हुआ था तो भारत ने यहाँ पर इंडिया का जो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है इसको यहाँ पे लॉन्च किया था, जिसका अगेन मेन मकसद था कि हम लोग अपना जो पूरा समुद्र का हिस्सा है उसके अंदर यहाँ पर एक सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें। समझ गए। अब देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने 2015 में इसको लेकर ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो मेंस के लिए तो आपके पास में काफ़ी सारा कंटेंट ऑलरेडी रेडी हो चुका है, लेकिन प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। 2015 में सवाल क्या था, जिसमें दोस्तों आप देख पाओगे आसियान और ईस्ट एशिया समिट दोनों को लेकर सवाल पूछ लिया गया। सवाल यह था, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। 3 अलग अलग ग्रुप्स के नाम दिए गए। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पहला ग्रुप, दूसरा आसियान हो गया, तीसरा ईस्ट एशिया समिट हो गया। तो बताओ भारत तीनों में से किसका हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केवल इसी का तो हिस्सा है ना। तो इसमें अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्यों, आसियान का हिस्सा नहीं है? नहीं दोस्तों, आसियान का हिस्सा नहीं है। आसियान के तो वो 10-11 कंट्रीज़ वही हैं। इंडिया इनके साथ में अलग से पार्टनरशिप पर डिस्कशन करता है, मीटिंग करता है। इंडिया आसियान का हिस्सा नहीं है। इंडिया केवल ईस्ट एशिया समिट का है, और ईस्ट एशिया समिट में आपको पता है सारी आसियान कंट्रीज आती हैं, उसके अलावा 8 और अलग अलग देश आते हैं, और वो जो 8 अलग देश हैं उसमें ही इंडिया भी है। समझ गए। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको सारी की सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रोवाइड करवा दिया। मज़ा आया, समझ में आया? तो आपने हर एक आर्टिकल को उस तरीके से पढ़ना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन प्लस उसको आप हर एक सेक्टर से लिंक करते हुए चलो, ऐसे आपको एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प मिलेगी। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया चांस है इसको ज्वाइन करने का। जो हम लोगों ने आज से 4-5 महीने पहले डेली करंट के नोट्स के PDF आपको प्रोवाइड करवाने शुरू किए हैं पेड ग्रुप के अंदर में। तो अगर आप उस पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो सारे के सारे नोट्स के PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये आर्टिकल डिस्कस किया आसियान वाला, तो इसमें कुछ बैकग्राउंड डेटा आपको दिया गया। अब वो बैकग्राउंड डेटा आप कब तक लिखोगे, क्या चीज़ें लिखनी है क्या चीज़ें नहीं लिखनी है ना, उसमें भी यहाँ पे आप परेशान रहोगे। तो सीधा सीधा यह क्यों नहीं है कि आप इसका PDF फॉर्मेट निकाल लो। तो वो सारी PDFs आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। वो PDFs प्रिंटेबल फॉर्म में होती हैं, चाहो तो आप लोग यहाँ पर उन PDFs का प्रिंट भी निकाल सकते हो। कुछ ऐसी नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आप कह सकते हो भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो ग्रुप है इसको ज्वाइन करने का अमाउंट बहुत ही कम है। इतना अमाउंट आप खर्च कर देते होंगे ऐसे ही,
कितना अमाउंट है? 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल 499 रुपये खर्च करने हैं, जो कि आपको बिल्कुल लाइफ टाइम जितने भी एक्सेस होंगे उस ग्रुप के अंदर में वो सब अवेलेबल करवाते रहेंगे। सारे पीडीएफ्स आप हमेशा डाउनलोड कर सकोगे, पुराने पीडीएफ्स भी आपको वहाँ पे पड़े हुए मिलेंगे। इवन यहाँ पे जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, उनको यहाँ पे अगर पीडीएफ्स चाहिए पुराने, जून से चाहिए तो जून से पीडीएफ सारे पड़े हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे, समझ गए। और पिछले के पीडीएफ चाहिए तो और पहले के कुछ नोट्स जो हैं वो इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे, बाकी हिंदी इंग्लिश जो है वो जून से आपको अवेलेबल करवाया गया है, वो भी पुराने पीडीएफ भी हैं इसी ग्रुप के अंदर में। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो तरीका है वो और ज़्यादा आसान है। व्हाट्सएप का एक नंबर आपको दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज करना और कह देना कि हाँ मुझे यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा। पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ आपको एक डेमो वीडियो का लिंक दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देखना, उसके बाद में अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में अपना पैसा खर्च करना, ठीक है दोस्तों। एक बात और है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा यार हमारा टारगेट है 5000 लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा, जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। फिर दोस्तों आज का न्यूज़पेपर अगर आप देखोगे ना तो आधे से ज़्यादा न्यूज़पेपर ये इंडिया भारत की कंट्रोवर्सी को लेकर भरा हुआ है, ठीक है। तो इंडिया भारत की कंट्रोवर्सी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह मैंने आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आज भी प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ के अंदर में। प्लीज़ आप उसको डाउनलोड कर लेना, जो भी मैंने आपको समझाया वो लिखित में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसका एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। क्या बात की जा रही है? इंडिया ने जो टैरिफ है, जो यूएस के बादाम के ऊपर और उसकी कुछ दालों के ऊपर टैरिफ लगाया था, उस टैरिफ को अभी के समय पर कम कर दिया है। मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इंडिया और अमेरिका के बीच में ना ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिले। और अभी कुछ समय पहले जून के महीने में स्पेशली पीएम मोदी यूएसए के विजिट पर गए थे, पता होगा एक स्पीच भी दी थी। तो यहाँ पर जब यूएसए के विजिट पर गए तो दोनों लीडर्स ने, यानी जो बाइडन और पीएम मोदी ने मिलकर डिस्कस किया और डिसाइड किया कि हम आने वाले समय पर 6 अलग अलग व्यापार को लेकर दोनों देशों के बीच में जो विवाद हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स को हम लोग हैंडल करेंगे प्रॉपरली। और अभी क्या है, G20 का समिट हो रहा है भाई। G20 समिट से 2 दिन पहले, क्योंकि 9 सितंबर से वहाँ पे वो समिट शुरू है, आज 7 सितंबर है ना। तो उस समिट से पहले पहले आप देख पाओगे जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, ये इनके आने से पहले पहले भारत ने आलमंड्स के ऊपर, बादाम के ऊपर भारत जो टैरिफ लगाता था उस टैरिफ को हम लोगों ने कम कर दिया। यानी कि जो बादाम हम इंपोर्ट करते हैं, कैलिफोर्निया के बादाम हम इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में वो बादाम खरीदे जाते हैं। अब खरीद पर हम लोग कुछ टैरिफ लगा देते हैं और टैरिफ लगाने से आप कह सकते हो वो थोड़ा सा और ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो हमने क्या किया, उस टैरिफ की हाइक को थोड़ा सा कम कर दिया है। तो बीच में ये विवाद थे कुछ इनके व्यापार को लेकर, वो अभी विवाद थोड़े से कम हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे कुछ और डिस्प्यूट्स भी हैं जिसको लेकर आगे धीरे धीरे ये स्टेप्स उठाएंगे। तो इससे क्या होगा, जब ये टैरिफ थोड़ा सा कम हो चुका है तो इससे हेल्प मिलेगी। इवन सबसे पहले इंडिया के अंदर में जो बढ़ती डिमांड है आलमंड्स की, वो यहाँ पर पूरी होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो कॉस्ट है वो यहाँ पे थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आएगी। और आगे व्यापार को सुधारने के लिए और भी कई सारे जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर ये कंट्रीज़ उठाने वाली है। जैसे मैंने आपको बोला है, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि 6 अलग अलग व्यापार के विवाद को यहाँ पर रिजॉल्व किया जाएगा। उसके बाद इसी आर्टिकल के बगल में दोस्तों एक छोटा सा आर्टिकल और दिया गया है। जो CDSCO नाम का एक ग्रुप है, CDSCO मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी दवाइयाँ होती हैं ना, उनका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये रेगुलेशन का काम करता है। उन सभी के सभी जो हमारी फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स है उनके अंदर में दवाइयों को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो है CDSCO। तो इन्होंने एक अलर्ट जारी किया एक फार्मा कंपनी को लेकर, ठीक है। एक कंपनी है जिन्होंने यहाँ पर अपना एक सिरप बेचना स्टार्ट किया और सिरप का नाम भी दिया गया है, सिरप का नाम है डाइजीन जेल। तो ये जो डाइजीन जेल है ये कहीं ना कहीं एक एंटासिड है और ये जो एंटासिड है ये बनाया गया है एबॉट इंडिया के थ्रू और ये इंसान के लिए सही नहीं है। इसको लेकर यहाँ पे CDSCO ने अलर्ट जारी किया है और अलर्ट करते हुए हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, कंज्यूमर को, पेशेंट्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सभी को बोल दिया है आप प्लीज़ ध्यान दें और इसका यूज़ ना करें डाइजीन जेल का। डाइजीन जेल बेसिकली एक एंटासिड है, एंटासिड का काम कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ये एंटासिड आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये जो दवाई है ये जानी जाती है यहाँ पर एसिडिटी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इससे और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट बर्न हो सकता है, स्टमक के अंदर में आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, गैस बन सकती है। ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं।
साथ ही साथ में CDSCO ने डॉक्टर से बोला है, हेल्थ प्रोफेशनल से बोला है कि आप ध्यान से हमारे पेशेंट्स को, जो भी मरीज़ हैं उनको एजुकेट करें और बताएं कि भाई अगर कोई यहाँ पे डाइजीन जेल का यूज़ कर रहा है, इसको कंज्यूम कर रहा है, तो ये वाला जेल यूज़ ना करें, इसका आगे फर्दर कंज्यूम ना करें। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। ठीक है, तो जो हमारे ड्रग कंट्रोलर हैं, इन्होंने यहाँ पर ये नोटिस किया कि जो ये कंपनी बना रही है, इन्होंने कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो वापस कंपनी मंगा भी लिए हैं। ठीक है, और कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर ये अलग अलग फ्लेवर्स में आ रहे हैं, और इनको लेकर जो कंप्लेंट्स है पिछले कुछ समय पर वो बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी हैं। तो एक सप्ताह के अंदर अंदर ये जो कंपनी, इन्होंने सभी जो बैचेस हैं उनको वापस मंगा लिया है और वापस मंगाने का ऑर्डर दिया है, और बोला गया है कि देखो इससे कोई ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके सारी स्थिति इंप्रूव कर ली जाएगी। फिलहाल हम लोग अलर्ट जारी कर रहे हैं कि जो डाइजीन जेल है इसका यूज़ कोई भी ना करे। क्लियर हो गया? तो ढेर सारी कंप्लेंट्स के बाद में ये कदम उठाया जा रहा है। आगे आता है ना दोस्तों, फिर उसका पूरा न्यूज़पेपर देख पाओगे तो यहाँ पर सारा का सारा G20 समिट को लेकर पूरा डिस्कशन हुआ पड़ा है। G20 समिट को लेकर ये पूरे एडिटोरियल कह रहा हूँ, आर्टिकल्स भरे पड़े हैं। जैसे ये G20 समिट के लिए सब कुछ रेडी है। यहाँ पे बाहर आपको पता होगा नटराज का स्कल्पचर लगा रखा है, तमिलनाडु से मंगाया गया था। अभी जब तमिलनाडु से मंगा रहे थे, वहाँ से ट्रक में जा रहा था ये, तब भी मैंने डिस्कशन किया था, आपको पूरा नटराज का जो फीचर्स है वो समझाए थे आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से, कि नटराज का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ समझाया था, याद होगा ना आपको। अब क्या है, चलो चलते हैं फिलहाल अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। ना दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन पे सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है हमारा इंडिया भारत की कंट्रोवर्सी को लेकर। वो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया स्टार्टिंग में, कुछ नई बात नहीं है कि भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिख दिया गया है ना। इतिहास देखोगे तो इतिहास क्या बोलता है, कैसे वर्ड वो दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर अगर ये बदलना भी है तो उसके लिए अमेंडमेंट करना होगा। अमेंडमेंट कैसे होगा वो मैंने आपको बताया। आर्टिकल 1 क्या बोलता है वो मैंने आपको बताया। उसके लिए कई सारे बदलाव करने होंगे वो मैंने आपको बताया। तो कोई नई चीज़ नहीं है दोस्तों, आप देख पाओगे बड़ा वाला एडिटोरियल सब, मैं कहता रहा हूँ पूरा न्यूज़पेपर आप उसी टॉपिक से भरा पड़ा है। और अगर आप थोड़ी सी होशियारी दिखाओ, क्योंकि आप सीरियस एस्पिरेंट हो, आजकल के जो हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर आ रहे हैं कुछ दिनों से, G20 समिट या इस प्रकार के आर्टिकल से भरे पड़े हैं, तो आपने ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ काम की चीज़ दिख रही है वो पढ़ लो, आगे यहाँ पर छोड़ दो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एडिटोरियल ये है, यहाँ पर माल न्यूट्रिशन के ऐप के बारे में बात की जा रही है, जो कुपोषण है बेसिकली उसके बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये जो एडिटोरियल है मैंने द हिंदू के बजाय इंडियन एक्सप्रेस से लिया। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी सेम आर्टिकल है माल न्यूट्रिशन को लेकर, फूड सिक्योरिटी को लेकर, वो बेहतरीन आर्टिकल है, उसमें बहुत डिटेल्स कवर करे गए हैं, वो मैं आपको बेहतर तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, आपके पास में अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे प्रीलिम्स के लिए, इवन मेंस के लिए, इवन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी आप यहाँ पर रेडी होते हुए नजर आओगे। तो हर एक आर्टिकल को इस तरीके से कवर करना है। चलो समझते हैं। तो दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी एक आर्टिकल है। इस G20 के अंदर में हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए, ताकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को लेस डैमेजिंग बनाएं, साथ ही साथ में इससे हमारे देश में फूड सिक्योरिटी इंप्रूव हो सके। और इसको यहाँ पर अशोक गुलाटी साहब ने लिखा है, तो समझेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। करना क्या है, स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बेहतरीन तरीके से मिलती हुई चलेगी। तो दोस्तों, बात ये की जा रही है चंद्रयान 3 सक्सेसफुली तरीके से चांद के ऊपर लैंड कर गया। तो आप कहोगे यार इससे क्या लेना देना, यहाँ तो हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। नहीं, पूरी बात सुनो। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून पर लैंड किया, और इस साल 2024 के अंदर में भारत की GDP ग्रोथ रेट भी 7.8% से हो गई। तो इन सब चीज़ों से भारत की जो इमेज है, भारत की जो छवि है, वो एक ग्लोबल लीडर की तरह देखने को मिल रही है दुनिया भर में। तो इंडिया क्यों नहीं अपना जो ये ताकत है हमारी स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर में, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ताकत यह है कि हम सस्ते दाम में, यानी कम दाम में एक बढ़िया काम करके दिखा सकते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हमने ये करना शुरू किया तो इससे बहुत ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे, नो डाउट। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना होगा। और इवन यहाँ पर इंडिया कहीं ना कहीं कह सकते हो दुनिया भर के स्टेज में बहुत तेज़ी से उभरता हुआ एक देश है। अभी 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। भारत का टारगेट है 2047 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री बनकर आएंगे। और हमारी एक फिलॉसफी है, क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। पूरी दुनिया जो है वो सब एक परिवार है। इस तरीके के आइडियोलॉजी के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे हमें फोकस करना होगा थोड़ा सा फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी। ठीक है, हमें ये जो टेक्नोलॉजी है उसे हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लगाना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे लोगों तक एक अच्छा खाना सस्ते दाम में, अफोर्डेबल वे में पहुँच सके। अब पहले ये समझते हैं आखिरकार क्यों, क्योंकि दोस्तों दुनिया में फूड सिक्योरिटी की स्थिति क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, खाने को लेकर स्थिति क्या है पूरे दुनिया में वो हम समझेंगे। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग
बोला जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग 9.2% जो दुनिया की आबादी है वो भूखमरी से गुजर रही थी 2022 के अंदर में। 9.2%, ये आप इमेजिन करो। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप 2019 इसको देखोगे तो 2019 में जबकि ये स्थिति कम थी, 2019 में 7.9% यहाँ पे भुखमरी से गुजर रहे थे, जबकि 2022 में 9.2% गुजर रहे थे। तो समय के साथ में ये जो भुखमरी की स्थिति है वो और बदतर होती हुई चली गई। इंडिया में आज के समय पर मॉडरेट और थोड़ा और ख़तरनाक लेवल का फूड इनसिक्योरिटी नज़र आ रहा है। फूड इनसिक्योरिटी का मतलब है लोगों को प्रॉपर खाना ना मिल पाना, और मिल भी रहा है तो अच्छा खाना ना मिल पाना, पोषण उनकी बॉडी में ना जा पाना, जिससे उनकी बॉडी या मेंटल ग्रोथ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की इनसिक्योरिटी जो है ये कहीं ना कहीं दुनिया भर की पॉपुलेशन में आप देख पाओगे 2022 में 2.4 बिलियन लोग ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं इससे गुजर रहे थे, जिसमें से 11.3% ऐसे थे जो बुरी तरह से गुजर रहे थे, जिनके हालात और बदतर थे। अब 2023 की बात करते हैं। 2023 आधे से ज़्यादा साल ख़त्म हो चुका है। तो 2023 में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इन्होंने यहाँ पर एक एस्टिमेशन दिया और बोला है कि 345 मिलियन से ज़्यादा लोग, कितने 345 मिलियन से ज़्यादा लोग अभी भी यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पर आप कह सकते हो फूड इनसिक्योरिटी हमको यहाँ पे नज़र आ रही है। लोगों के पास में अभी भी सही से खाना नहीं पहुँच पा रहा है, और 2020 के कंपैरिजन में ये जो नंबर है ये डबल हो चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ऐसा कैसे, क्या रीज़न है इसके पीछे का? जब वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है तो गलत तो दी नहीं होगी, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों इस तरीके से फूड इनसिक्योरिटी देश भर में या दुनिया भर में देखने को मिल रही है? सबसे पहला रीज़न रशिया यूक्रेन का वॉर। रशिया यूक्रेन के वॉर ने दुनिया भर में जो हमारे अनाज का सप्लाई चेन है उसको पूरी तरह से डिसरप्ट करके रख दिया है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करना शुरू किया, 1-1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है ये बुरा हाल होते होते। इसकी वजह से दुनिया भर में अनाज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। कहोगे रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि यूक्रेन या रशिया दोनों ही अनाज के मामले में सबसे बढ़िया प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। जैसे गेहूं की बात करें तो यूक्रेन में बहुत सारा गेहूं का उत्पादन होता है। अब भाई यहाँ पर ये जब वॉर में बिजी हो गए तो ना ही इनके यहाँ प्रोडक्शन हुआ, अब ये ना ही इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचा पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट वगैरह ख़त्म हो गया, रुक गया। अब इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड तो उतनी है ना जितनी पहले थी, बस खाली स्थिति ने क्या कर दिया, उसकी सप्लाई को कम कर दिया। सप्लाई कम हो गई, डिमांड उतनी है, इससे दाम बढ़ने लगे। लोगों के हाथ में जो पहले थोड़ा बहुत खाना आ भी रहा था वो यहाँ पे और महंगा हो गया, अब लोग और नहीं अफोर्ड कर पा रहे। और यही सिनेरियो अभी जून 2023 में देखने को मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जून का महीना जो अभी निकला है, इसी साल 2023 में 20 देश ऐसे थे जिन्होंने कह सकते हो 27 प्रकार के जो फूड एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बैन लगाया है। इंडिया भी उसमें आता है। भारत ने भी गेहूँ चावल के ऊपर बैन लगाया कि हम इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? इंटरनेशनल लेवल पर हालत ऑलरेडी ख़राब है, और दूसरी चीज़, अगर हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया तो भारत के अंदर शॉर्टेज हो जाएगा, और शॉर्टेज हो गया तो हम इंडिया में कैसे मैनेज करेंगे, फिर वो इंडिया में उसके दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो 20 देश ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर अलग अलग फूड एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाना स्टार्ट किया, और 10 देश ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर अलग अलग और आइटम्स के ऊपर बैन लगाना स्टार्ट किया, यानी कि एक्सपोर्ट करने पे कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो इसकी वजह से दुनिया में हलचल मची हुई है फूड इनसिक्योरिटी को लेकर। दूसरा रीज़न, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। अलग अलग देशों में, बहुत सारे देशों में, और बहुत सारे देशों में क्या दोस्तों, कोविड के बाद में पूरे दुनिया भर में महंगाई देखने को मिली है। जो डोमेस्टिक फूड इन्फ्लेशन है, अलग अलग देशों का खुद की जो महंगाई है वो बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर पर आपको नज़र आएंगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगेन दुनिया में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। इसकी वजह से भी यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, भारत ने अभी चावल गेहूँ के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया ताकि हम अपने देश की पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकें, उनका ध्यान रख सकें। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तीसरा जो चैलेंज है वो है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड एक्सट्रीम्स। क्लाइमेट चेंज अपने आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन होना, गर्मी बढ़ना, जिसकी वजह से ये कह सकते हो कि हमारा जो फूड का प्रोडक्शन है, खेती से जितना उत्पादन होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो नेचुरल डिजास्टर्स भी नज़र आ रहे हैं। जो जितनी फसल उगनी चाहिए थी उतनी नहीं निकल कर आई। हमारी जो गाय भैंस है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, दूध देने की क्षमता है, वो भी कम हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इससे भी क्या हो रहा है, सीधा ऑब्वियस ही बात है, लोगों तक खाना कम पहुंचेगा क्योंकि प्रोडक्शन ही कम हो रहा है। और इसको लेकर यहाँ पर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द फूड क्राइसिस की एक रिपोर्ट आती है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला गया कि जितने भी ये वेदर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस का सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी हो रही है 12 देशों के अंदर में। और 2021 में 12 देशों में कई सारे लोग मारे गए थे, और 57 मिलियन लोग बुरी तरह से अफेक्ट हुए थे जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था। उसके पीछे का रीज़न था ये वेदर कंडीशंस, जो ये वेदर में चेंजेस हो रहे हैं वो। फिर उसके बाद में एक और रीज़न, इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड डाउन टर्न्स। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि लोगों की जो इनकम है
क्योंकि इकोनॉमी दुनिया भर की डाउन चल रही है, ऐसा नहीं केवल इंडिया की चल रही है। कोविड के बाद में दुनिया भर की इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। इसकी वजह से लोगों के पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, गरीबी ज़्यादा है। बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा के नीचे जा चुके हैं। बहुत सारे लोग जो मिडिल इनकम में आते थे वो यहाँ पे गरीबी में आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना जो पैसा है वो यहाँ पे काफ़ी सारे फूड आइटम्स के ऊपर खर्च कर दिया, क्योंकि फूड में इतनी ज़्यादा महंगाई भी आपको देखने को मिलेगी। और इन सब चीज़ों की वजह से डिमांड और सप्लाई के बीच में जो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होना था, डिमांड सप्लाई बराबर होनी थी, वो नहीं हो पाई। सप्लाई चीज़ों की नहीं हो पा रही है, डिमांड उतनी ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, जब सप्लाई नहीं हो पाई है, डिमांड है ज़्यादा, तो जो मार्केट में थोड़ा बहुत आइटम बचा है वो महंगा बिकेगा, उसके दाम ज़्यादा हैं, क्वालिटी भी बेकार है। और इसी इकोनॉमिक क्राइसिस ने क्या किया, कहीं ना कहीं लोगों के फूड इनसिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। इवन यहाँ पर यूरोपियन यूनियन साइंस हब की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट ने 2023 का एक डेटा दिया है और बोला है कि 2023 में ये जो इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ये सबसे मेन ड्राइवर है 22 देशों की फूड इनसिक्योरिटी का। जो 22 देश हैं, ऐसे कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ जहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है या दो दिन में एक बार खाना मिल रहा है, उसके पीछे का रीज़न है ये इकोनॉमिक शॉक्स। और ये जो झटके लगे हैं इकॉनमी के अंदर हमारे, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय पर और भी ज़्यादा 153 पॉइंट और ज़्यादा मिलियन पीपल को जो है बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये तो चलो दुनिया भर की स्थिति समझ ली, अब ये भी समझो फूड सिक्योरिटी हमारे लिए कितना ज़्यादा है। अभी तक तो हम फूड इनसिक्योरिटी की बात करते हैं, इनसिक्योरिटी जब लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। अब बात करेंगे फूड सिक्योरिटी की। फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है? फूड सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, सस्ते दाम में अच्छा खाना सभी लोगों को अवेलेबल करवाया जाए। सस्ते दाम में एक न्यूट्रिशियस फूड, केवल खाना नहीं, न्यूट्रिशियस फूड जिसमें पोषण हो वाला खाना सभी लोगों के थाली तक पहुंच सके, वो हमारा फूड सिक्योरिटी होता है। ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी है सबसे पहला हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। देखो दोस्तों, फूड सिक्योरिटी की वजह से एक इंसान की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, और वो जो हेल्थ जब उसकी इंप्रूव होगी तो वो कुपोषण से, माल न्यूट्रिशन से बच सकता है। और माल न्यूट्रिशन से बचेगा तो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, बीमारियों से बचेगा, हेल्थ सेक्टर के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, ज़्यादा उसका खर्चा नहीं होगा, डॉक्टर को ज़्यादा दिखाना नहीं पड़ेगा, लोग मृत्यु से भी बच सकेंगे। क्योंकि जो माल न्यूट्रिशन है, जो केवल कुपोषण है, हर साल दोस्तों कुपोषण की वजह से 3.1 मिलियन बच्चों की जान जाती है। हर साल की बात कर रहा हूँ मैं, 30 लाख से ज़्यादा बच्चों की जान जा रही है केवल माल न्यूट्रिशन की वजह से दुनिया भर में। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा जब हम लोग फूड सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करेंगे। दूसरा, फूड सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, हमारी इकोनॉमी को स्थिर बनाने के लिए। भाई फूड सिक्योरिटी से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी। कैसे? भाई लोगों के पास में अच्छा खाना आएगा, न्यूट्रिशियस खाना आएगा, लोगों का डेवलपमेंट होगा, लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे, इनकम जनरेट करेंगे, व्यापार में पार्टिसिपेट करेंगे। इससे क्या होगा, इकोनॉमी स्थिर बनेगी, आगे ग्रो करेगी। इवन यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो लोगों में अंडर न्यूट्रिशन है, यानी अच्छा खाना जो लोगों को नहीं मिलता है, इसकी वजह से लगभग कह सकते हो हर साल $3.5 ट्रिलियन का यहाँ पर लोगों को लॉस हो रहा है। क्योंकि लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते, उनके बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है। एनर्जी तभी आएगी जब एक बढ़िया फूड जो है उनकी बॉडी में जाएगा। फिर एक और प्रॉब्लम है, फिर यहाँ पर सोशल फूड सिक्योरिटी का एक और फ़ायदा हो सकता है, सोशल स्टेबिलिटी, समाज में शांति बनी रह सकती है। अगर फूड सिक्योरिटी है किसी देश में तो इससे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, वरना समाज में एक हड़कंप मचा रहेगा। समाज में काफ़ी सारी जो कह सकते हो अनरेस्ट है वो बना रहता है, अशांति बनी रहती है। लेकिन कब बनी रहती है? जब खाने का शॉर्टेज रहे। तो जब खाना प्रॉपर टाइम पर मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, अच्छी न्यूट्रिशन मिल रही है, तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी के अंदर भी एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहने वाली है। फिर उसके बाद में फूड सिक्योरिटी से एक और फ़ायदा होगा, गरीबी कम होगी। फूड सिक्योरिटी क्या कर सकता है, हमारी गरीबी को कम करने का काम करेगा। इससे जो लोग हैं क्या करेंगे, कह सकते हो एक अच्छा खाना कम दाम में अफोर्ड कर पा रहे होंगे। अब कम दाम में अफोर्ड कर पा रहे होंगे तो पैसा थोड़ा सेव कर पाएंगे। भाई उनका हेल्थ सेक्टर में यानी बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तो हेल्थ के लिए ज़्यादा कोई खर्च नहीं हो रहा है, अपनी जो इंपॉर्टेंट नीड्स है वो पूरी कर रहे हैं, एजुकेशन में, बाकी सारी चीज़ों में यहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इससे यहाँ पर पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी। फिर फूड सिक्योरिटी से एक और फ़ायदा होगा, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। फूड सिक्योरिटी एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है। कैसे? हम क्या करेंगे, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे। ऐसे तरीके अपनाएंगे खेती करने के लिए जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद हो। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का काम करेंगे, क्लाइमेट चेंज से लड़ने का काम करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, अगेन एक इंप्रूवमेंट नजर आएगा एनवायरमेंट में। फिर दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी से हमारे देश की सुरक्षा भी बनी रहेगी, क्योंकि जब फूड इनसिक्योरिटी किसी देश में भुखमरी बची है, उससे उस पूरे के पूरे देश में जो उसकी सुरक्षा है वो बुरी तरह से अफेक्ट हुई है। अफेक्ट कैसे? वो देश कहीं ना कहीं दूसरे देश के ऊपर निर्भर हो चुका है,
खाना खिलाने के लिए, ऐसे हालात यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो एक देश की नेशनल सिक्योरिटी भी बनी रहेगी जब उस देश में फूड सिक्योरिटी प्रॉपर रहेगी। तो फिर उसके बाद में ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्विटी, ये जो फूड सिक्योरिटी है ये हमेशा ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करता है। दोस्तों यहाँ पर जो फूड है ना, ये इंसान का एक बेसिक ह्यूमन राइट है, एक बेसिक अधिकार है, ठीक है। और अगर यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी बनेगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, समझ गए। तो ये जो राइट टू फूड है एक लीगल राइट है सभी लोगों का, तो इस राइट को हमें सबका अधिकार जो है उसको पूरा करना होगा। फिर उसके बाद में एक और चीज़ है वो है रेजिलियंस टू क्राइसिस। अगर फूड सिक्योरिटी है किसी देश में तो अलग अलग जो विवाद होते हैं, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे वो इकोनॉमिक डाउन हो, पैंडेमिक्स हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब बढ़िया चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में फिर भी थोड़ा बहुत फूड सिक्योरिटी मेंटेन। एग्जाम्पल यहाँ पर उसी चीज़ का दिया है कि भैया कोविड-19 आया, कोविड-19 में कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ है हालत ख़राब हो गए उनके, लेकिन इंडिया ने क्या किया, जो उनके पास में स्टॉक रखा था उन्होंने फ्री में जो अनाज है वो बांटना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, जो पुअर पीपल है, वल्नरेबल पीपल, उनको एक सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। तो इसी वजह से अगर फूड सिक्योरिटी है आपके देश में, आपके पास में इनफ फूड ग्रेन्स हैं, तो चाहे कितनी भी क्राइसिस आ जाए, कोई पैंडेमिक आ जाए, इकॉनमी डाउन हो जाए, लेकिन यहाँ पे लोगों को एक अच्छा खाना मिलता रहेगा दोनों वक्त, समझ गए। फिर उसके बाद में एक और यहाँ पर चीज़ है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या है, फूड सिक्योरिटी ने कहीं ना कहीं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी एडवांस करना होता है। अगर फूड सिक्योरिटी है तो इससे देश में विकास होगा, स्पेशली यहाँ पे जो हंगर है, क्योंकि हमें पता, आपको पता होगा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि हमारे सभी देशों को अचीव करना है। तो इसमें एक गोल नंबर 2 जो है वो ज़ीरो हंगर है, भुखमरी को मिटाना भी एक डेवलपमेंट है, ठीक है। तो एक अच्छे खाने से जब भुखमरी मिटेगी तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ रहे होंगे। तो ये यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के सारे सारे बेनिफिट्स आपको नजर आएंगे। अब राइटर ने मेंशन किया कि कैसे भारत दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकता है, कैसे हम दुनिया भर में ये फूड सिक्योरिटी ला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ध्यान से सुनते हुए चलना, क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। तो भारत कैसे यहाँ पर अपना रोल निभा सकता है। पहला, डेवलपिंग कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज़। इंडिया अपनी क्षमता दिखा सकता है कि भाई हम सस्ते दाम में, एक मिनिमल कॉस्ट में एक बढ़िया टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं, और हमने ये करके दिखाया है। हम स्पेस सेक्टर में ये कर रहे हैं। चंद्रयान 3 हम लोगों ने बहुत, जितने रुपए में पिक्चरें बनती हैं उनसे कई गुना कम में हम लोगों ने यहाँ पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। चांद पर पहुँच गया इंडिया, वो भी साउथ पोल पर, जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाया दुनिया भर में। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकते हैं जिससे हमारे फार्मर्स को एक हेल्प मिल सके, हम लोग क्लाइमेट चेंज वाले जो इवेंट्स है उससे बच सकें, समझ गए। तो पहले इस तरीके से इंडिया सपोर्ट कर सकता है दुनिया भर को। दूसरा, हमें यहाँ पर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा देना होगा। जो सबसे मेन गोल यहाँ पर यह है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एफिशिएंट बनाना, ठीक है, और ऐसा बनाना ताकि वो यहाँ पे हमारे देश की जो नीड्स होती हैं, खासकर फूड सेक्टर में जो नीड्स होती हैं उसको पूरी कर सके। उसके लिए यहाँ पर आप सेंसर, एक्वे ड्रिप्स यूज़ कर सकते हो, ड्रोन यूज़ कर सकते हो, और भी कई प्रकार के जो यहाँ पर टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और इससे हमारे पृथ्वी पर जो आज के समय पर बहुत कम रिसोर्सेज हैं उसको बचा सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। स्पेशली इरिगेशन, सिंचाई करने के अलग अलग तरीके आ चुके हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, ड्रिप इरिगेशन है, समझ गए। तो जैसे अभी क्या होता है, पानी एक साथ छोड़ जाता है, उससे पानी बहुत सारा वेस्ट भी होता है, जबकि ड्रिप इरिगेशन में या स्प्रिंकल वाले वे में केवल पानी स्प्रिंकल होता है, जितनी ज़रूरत होती है फसल को उतनी दी जाती है। तो ऐसे कई सारे स्केयर रिसोर्सेज को बचाया जा सकता है, इससे एग्रीकल्चर इफेक्टिव होगा, समझ गए। फिर ये इंडिया जो टेक्नोलॉजी वो दुनिया भर में प्रमोट कर सकता है। उसके बाद में इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, भारत को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। इंडिया एग्रीकल्चर जीडीपी में या एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में केवल और केवल 0.48% के आसपास पैसा खर्च करता है। हमें इसको डबल करने की ज़रूरत है। अगर हमें एक लीडर बनकर निकलना है तो हमें डबल करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर में इन्वेस्टमेंट डबल होना ही चाहिए, जिससे हम आगे क्या कर सकेंगे, आगे इंडिया एक एग्रीकल्चर सेक्टर में लीडर बनकर निकलेगा। हम एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मेंटेन कर सकेंगे। जो हमारे साइंटिस्ट ने एग्रीकल्चर सेक्टर के, उनका कहना यहाँ पर यह है कि जो बहुत सारी बेसिक फसलें हैं जो सभी लोग खाते हैं, फॉर एग्जांपल गेहूँ, चावल, ठीक है, मिलेट्स, सभी ज़्यादातर लोग खा ही रहे हैं, इनको हम बायो फोर्टिफाइड कर सकते हैं। इसमें आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं, जिससे यहाँ पर जो लोगों की हेल्थ है वो और तेज़ी से इंप्रूव हो सके। ये कदम उठाया जा सकता है। हम मिलेट्स को प्रमोट कर सकते हैं। मिलेट यानी बाजरा, जोवर, रागी, ये जो हमारे मिलेट्स हैं, मोटे अनाज जो हैं स्पेशली, तो इंडिया का मेन मकसद है कि हम इन मिलेट्स को प्रमोट करें दुनिया भर में। स्पेशली यहाँ पर अभी जो G20 मेंबर्स हैं, यहाँ पर हमें एक एफर्ट की ज़रूरत है कि हम नए नए इनोवेशंस को लेकर आएँ और प्लस यहाँ पे किनिया जैसे जो फूड है इसको प्रमोट करने की कोशिश कर सकें, ठीक है, मिलेट्स को प्रमोट करें। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज़ है वो है रीथिंकिंग एग्रीकल्चर पॉलिसीज़। जो काफ़ी सारी नीतियाँ हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, उससे हमें और ज़्यादा इंप्रूव करनी होंगी।
फॉर एग्जांपल आज के समय पर कई सारी पॉलिसीज़ हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार दे रही है गेहूँ चावल को लेकर, बड़ी बड़ी सब्सिडीज़ सरकार दे रही है फर्टिलाइज़र के ऊपर, पावर के ऊपर में, इरीगेशन के ऊपर में बड़ी बड़ी सब्सिडीज़ हो रही हैं। इससे बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज डैमेज हो रहा है। हमें ध्यान रखना होगा अपनी करंट पॉलिसीज़ के ऊपर, जितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारे पास में पॉलिसीज़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हमें एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल को डेवलप करना होगा। इंडिया, आप कह सकते हो कि एक और काम कर सकता है। G20 की प्रेसिडेंसीशिप भारत के हाथ में है, ठीक है। तो ये जो G20 कंट्रीज़ है ना, ये सब कंट्रीज़ आपस में मिलकर एक मॉडल के साथ में आ सकती हैं, एक टाइम फ्रेम के साथ में आ सकती हैं और एग्रीकल्चर को हमारे प्लानिट के प्रति लेस डैमेजिंग बना सकती हैं कि एग्रीकल्चर को ऐसा बना दिया जाए जिससे हमारे पृथ्वी को ज़्यादा नुकसान ना हो। और G20 कंट्रीज़ को साथ में आने की ज़रूरत है, साथ में मिलकर काम करने की, स्मार्टर जो सोल्यूशंस हैं उसको अपनाने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग अपने वर्ल्ड को सेव भी कर सकें, ग्रीनर रख सकें, क्लीन रख सकें, प्लस एग्रीकल्चर ही बढ़िया हो सके, लोगों तक खाना पहुंच सके। तो इसके लिए इंडिया ये सारे इंपॉर्टेंट रोल अपना सकता है। नाउ अब बात यहाँ पर यह है आज के मेंस के क्वेश्चन की। तो दोस्तों आप लोगों ने ये पूरा एडिटोरियल अच्छे से सुन लिया है, तो पता चल गया ना एडिटोरियल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बाकी सारे से कितना इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता चल चुका है। नाउ आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन यह है कि फूड सिक्योरिटी, जो खाद्य सुरक्षा है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है, दुनिया भर का एक मुद्दा है। मिलियंस ऑफ पीपल, यानी लाखों लोग दुनिया भर में भुखमरी को फेस कर रहे हैं, कुपोषण को फेस कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने डिस्कस करना है कि भारत किस तरीके से दुनिया भर में ये जो फूड सिक्योरिटी का चैलेंज है, जो चुनौती है, इससे लड़ने में मदद कर सकता है। इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है इस ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चैलेंज को टैकल करने में? यह आपने 250 शब्दों में आंसर लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स इसको सही से कैप्चर कर सकें। खाद्य सुरक्षा एक गंभीर वैश्विक मुद्दा है। दुनिया भर में लाखों लोग भूख और कुपोषण का सामना कर रहे हैं। इस संदर्भ में वैश्विक खाद्य सुरक्षा चुनौती से निपटने में भारत की भूमिका पर चर्चा करें। 250 शब्दों में आंसर लिखना और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे ना, तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। चलो आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन ये था, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली। यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं कि ये हमारे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को भी इशू करते हैं। दूसरा, इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में एक अमेंडमेंट करके 1966 के थ्रू लाया गया था। समझ गए? तो यहाँ पर बेसिकली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की हम लोगों ने बात की ना। इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त। ज़्यादा कुछ और आर्टिकल्स हमारे पास है नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।